जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वायुमंडलीय तापमान का महत्व देखे थे, विशेषता देखे थे और वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे। ठीक है, तो आज उसी का अगला कड़ी है वायुमंडलीय तापमान का वितरण। ठीक है, तो वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो वायुमंडलीय तापमान का वितरण होता है वो मुख्य रूप से दो तरह से अध्ययन किया जाता है। एक क्षैतिज वितरण का अध्ययन किया जाता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो क्षैतिज वितरण होता है वो धरातल के समीप होता है या धरातल के समानांतर ही होता है। ठीक है, जो पृथ्वी का तल होता है उसके सतह के समानांतर अध्ययन उत्तर से दक्षिण की तरफ या पूर्व से पश्चिम तरफ से अध्ययन जो किया जाता है उसको क्षैतिज अध्ययन की संज्ञा देते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर जो वितरण का अध्ययन होता है वो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसका तापमान में किस ढंग से परिवर्तन आता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि पृथ्वी का जो क्षैतिज वितरण है वो किस ढंग से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक देखते हैं कि जो तापमान का अंकन किया जाता है या मापन किया जाता है, तो किसी भी क्षेत्र का तापमान माप करके वहाँ पर उसका माने अंकन कर दिया जाता है या पहचान किया जाता है, तो उसको समताप रेखाओं के माध्यम से ही दर्शाते थे। ठीक है, समताप रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। समताप रेखा ये बोला जाता है, ये हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको आइसोबार की संज्ञा देते हैं। आइसोबार, आइसोबार या समताप रेखाएं वो रेखाएं होती हैं कि जो पृथ्वी पर धरातल पर या दो समान बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, तीनों क्षेत्र का तापमान लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। 18 डिग्री है, इसका भी 18 डिग्री है और इसका भी 18 डिग्री है। तो ये तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, ठीक है, ये तीनों बिंदुओं को यदि मिलान किया जाएगा तो ये रेखा बनेगी, तो उसको समताप रेखाओं का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कहा जाएगी 18 डिग्री की समताप रेखाएं। इसी तरह से जितने भी तापमान वाली रेखाएं होगी तो उसको उतने डिग्री टेम्परेचर की तापमान रेखा कही जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि पूरे ग्लोब पर या पूरे पृथ्वी पर समताप रेखाओं का यदि अंकन किया जाए तो हम लोग एक निम्न पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न मिलता है समताप रेखाओं का, ये लगभग अक्षांशों के समानांतर ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा कमोवेश रूप से अधिक या कम करके देखिए, जैसे यहाँ से पृथ्वी के जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ध्रुवी तक यदि इसका एक पैटर्न को अध्ययन किया जाए तो जो अक्षांश वो समताप रेखाएं हैं अक्षांशों के लगभग समानांतर मिलता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण है कि जो पृथ्वी का जो तापमान वायुमंडलीय तापमान होता है विशेष रूप से सूर्य के द्वारा ही प्रभावित होता है या उसी के द्वारा तापमान घटता या बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जिस भाग पे जितना ज़्यादा तापमान मिलता है उसको वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस भाग पे उसकी किरणें तिरछी पड़ते हैं या कम तापमान मिल पाता है वहाँ पे ठंडा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये तो एक होता ही है कि सूर्य के कारण भी प्रभावित होता रहता है काफ़ी, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कई भी फैक्टर हैं उसके द्वारा भी तापमान काफ़ी प्रभावित होता है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो जितने भी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो सबका हम लोग अलग अलग रूप में उसका प्रभाव देखे थे, लेकिन जो वास्तविक है या उसका रिजल्ट है वो उसका सम्मिलित प्रभाव से ही जो पैटर्न ये बना हुआ है या पेटियों के रूप में जिस तरह से पाई जा रही है, तो ये उसका सम्मिलित प्रभाव से ही इस टाइप का जो पैटर्न विकसित हुआ है। ठीक है, तो उसमें कोई एक फैक्टर को लेकर के नहीं करना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे तापमान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक मिलता है, मैंने सूर्य के किरण सर्वाधिक विषुवत रेखा पर ही चमकता है, क्योंकि 12 घंटे का दिन या 12 घंटे का रात होता है, तो ज़्यादा हमेशा लगभग सीधे चमकते रहते हैं, तो इसलिए तापमान ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि पूरे अध्ययन किया जाए, ग्लोब का अध्ययन किया जाए, तो पूरे जो सर्वाधिक तापमान होता है विषुवत रेखा पर न होकर के और ऊपर होता है, या उत्तर जो 20 डिग्री अक्षांश होता है, अक्षांश है उस पर सर्वाधिक तापमान मिलता है। तो इसका परिणाम मतलब कारण यही हुआ कि सूर्य के जो तापमान मिल रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य कई भी कारक को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस ढंग से पेटियों का विकास हुआ है या किस ढंग से प्रदेश के रूप में यह विकसित हुआ है। ठीक है, तो तापमान के यदि वितरण को अध्ययन किया जाए तो पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो एक निश्चित पैटर्न है, जैसे एक बेल्ट के रूप में मिल रहा है। मुश्किल से ये जो पहले प्राचीन काल में जो यूनानी भूगोलवेत्ता अध्ययन किए थे, तो इसको पृथ्वी को पूरे पृथ्वी के 3 भागों में तापमान के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किए थे। एक जो क्षेत्र होता था उसको कहते थे
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते थे। और ये पूरा क्षेत्र होता था वो 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक, इधर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की संज्ञा दिया जाता है। जबकि 23 डिग्री से लेकर के यहाँ 66.5 डिग्री तक ये होता था तो शीतोष्ण प्रदेश इसको कहा जाता था, शीतोष्ण क्षेत्र होता था ये, ठीक है, यूनानी भूगोलवेताओं के अनुसार। और ये जो ऊपर वाला प्रदेश 66.5 के बाद से 66.5 डिग्री के बाद से ध्रुवों तक शीत क्षेत्र इसको कहा जाता था, ठीक है। तो इस रूप में यूनानी भूगोलवेताओं द्वारा डिवीजन किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा और गहन अध्ययन किया गया तो ये भी लगभग उसी का पैटर्न फॉलो करते हुए उसमें भी कई तरह की माने और गहराई से अध्ययन करने पर और कई तरह से जो पैटर्न देखने को मिला है, जो कई सब डिवीजन के रूप में उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको जो सबसे पहला पेटी मिलता है जो ध्रुव विषुवत रेखा पे, वो विषुवत रेखी पेटी के रूप में कहा जाता है, ठीक है, विषुवत रेखी प्रदेश कहा जाता है। इसका जो विस्तार होता है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार होता है, ठीक है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। हालांकि ये जितने भी बेल्ट दिख रहे हैं विषुवत रेखीय, अंतर्राष्ट्रीय कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, या जितने भी बेल्ट दिख रहे हैं इतना ही भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, ठीक है। ये स्थान अभाव के कारण से केवल एक गोलार्ध के बारे में दिखाया गया है, या लगभग दोनों सेम पैटर्न है, इस वजह से एक ही गोलार्ध के बारे में यहाँ पे डिस्कशन बात किया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो जो ये बेल्ट यहाँ पे पाया जाता है वही सेम बेल्ट और उसी अक्षांश पे दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो विषुवत रेखीय प्रदेश होता है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये मिलता है, ठीक है। इसमें चूँकि तापमान सूर्य सालों भर सीधे चमकता है, इस वजह से यहाँ पे तापमान ज़्यादा मिलता है। और चूँकि ये क्षेत्र ज़्यादा वहाँ पे जो 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में जो भी क्षेत्र हैं ज़्यादा सागरीय क्षेत्र ही हैं। सागरीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है तो वहाँ पे ज़्यादा वाष्पन होने से जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वायुमंडल में काफ़ी हमेशा नमी बनी रहती है। और जब दिन के समय संघनन ज़्यादा हो जाता है तो वर्षा के रूप में जो संवहनी ही वर्षा होते हैं उसके रूप में काफ़ी बरसात होता है, ठीक है। ये इस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होते रहता है, ठीक है। क्योंकि सालों भर में ज़्यादा वर्षा होता रहता है इसलिए तापमान जो सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ने के बावजूद भी इतना ज़्यादा तापमान यहाँ पे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। हमेशा लगभग क्षेत्र में नमी बना रहता है, ठीक है। इसके जैसे वार्षिक तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर इसका 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि दैनिक तापांतर और काफ़ी कम होता है और 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, ठीक है। सॉरी 1 डिग्री नहीं, ये स्थल पर होता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सागरीय भाग को, चूँकि सागरीय भाग काफ़ी नमी वाला होता है या वाष्पोत्सर्जन होते रहते हैं, इसलिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ही वहाँ पे तापांतर देखने को मिलता है। जबकि दैनिक तापांतर होता है तो 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दिन और रात में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। और इसका यहाँ के जो तापमान होता है लगभग मई में सर्वाधिक तापमान होता है, ठीक है। जो अगला जो पेटी है अंतराल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसका विस्तार होता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री 12 डिग्री तक होता है, ठीक है। 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे ही होगा, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका अंतराल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार होगा, ठीक है। इसका मुख्य विशेषता यही होता है कि यहाँ पे सालों भर तापमान अधिक रहता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे जैसे विषुवत रेखा में हम लोग देखे थे कि आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसकी अपेक्षा इस क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा कुछ कम होती है, इसलिए तापमान उसकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो वार्षिक तापमान है वो सामान्यतः अधिक होता है। और वार्षिक तापांतर इसमें 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूरे सालों भर के यदि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर देखा जाए तो 12 डिग्री होता है, जबकि दैनिक तापांतर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे गर्म माह का तापमान होता है 28 डिग्री टेम्परेचर होता है, जबकि सबसे न्यूनतम महीने का तापमान होता है 21 डिग्री होता है।
कहने का तात्पर्य है कि जो तापमान का वेरिएंस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है। 28 डिग्री से लेकर 21 डिग्री के बीच में ही तापमान उतरते चढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। इसके अब उत्तर में जाएंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा इसका मुख्य विस्तार 12 डिग्री अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। ठीक है, और इसी के जो बीच में होता है कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री जो के से है गुजरती हैं, इसी क्षेत्र में से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता यही होता है कि यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक तापमान इसी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मौसम से साफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे जलीय भाग काफ़ी कम होता है, महाद्वीपीय भाग ही ज़्यादा इस क्षेत्र में रहता है, या फिर यहाँ पे जैसे ज़्यादा आर्द्रता रहता है तो यहाँ आर्द्रता नहीं रहता है। ठीक है, विश्व के प्रदेश में जिस ढंग से आर्द्रता ज़्यादा रहता है उतना ये यहाँ पर नहीं होता है, जबकि मौसम काफ़ी साफ होता है। और इसी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जितने भी मतलब कि और रेगिस्तान पाए जाते हैं इसी क्षेत्र में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थल भी जितने क्षेत्र में जो मरुस्थल का तापमान होता है वहाँ पे और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रेतीला भाग होता है, दिन में इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है रेतीला भाग, और कि इसका टेम्परेचर कम से कम 32 डिग्री 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, और जो न्यूनतम तापमान होता है रात का जो तापमान होता है काफ़ी कम हो जाता है। रेत है क्योंकि काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए वार्षिक तापांतर भी इस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक तापमान इसी क्षेत्र में जो अल्जीरिया है वहाँ पे 58 डिग्री सेंटीग्रेड था इसका। अल्जीरिया एक देश है, यहाँ पे तापमान इसका 58 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है, जो कि विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। ठीक है, अल्जीरिया एक शहर है, अल्जीरिया एक देश भी है और उसमें एक अवस्थित है, इसका राजधानी भी है शहर। ठीक है, तो ये रहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। इसमें मरुस्थल भी ज़्यादा मिलते हैं और दैनिक तापांतर मरुस्थल में जैसे हम लोग बताया कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है। ठीक है, अब जो अगला तापमान पेटी है वो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जो 25 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता यही है कि इसमें सर्दियों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि बर्फ़ का आच्छादित हो जाता है वो भाग, शीतलहरी की ज़्यादा पड़ने लगती है, इसलिए इस भाग में बर्फ़ आच्छादित हो जाता है, हिमाच्छादित ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी शीतलहरी भी पड़ती है। जो अगला बेल्ट है या अगला पेटी है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, जो 45 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर होता है काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे जो एक क्षेत्र था वर्खोयांस्क, ठीक है, वर्खोयांस्क यहाँ पे व्लादिवोस्टोक था जो रूस के पूर्वी भाग में है, वहाँ पे तापांतर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे लगभग 63 डिग्री तापांतर मिलता है व्लादिवोस्टोक में। इसका तापांतर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है। ठीक है, तो इस भाग में वार्षिक तापांतर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इस क्षेत्र में लगभग साइबेरिया वाला क्षेत्र होता है जो रूस का पूरा क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त जो कनाडा के क्षेत्र उत्तरी भाग होता है लगभग हिमाच्छादन से पूरी तरह शीतलहरी के कारण सभी पूरी तरह से हिमाच्छादित हो जाता है। ठीक है, और ग्रीष्म के समय में वो जो बर्फ़ होता है काफ़ी पिघल जाता है और जाड़े के समय वह बर्फ़ आच्छादित हो जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त है अगला जो क्षेत्र है टुंड्रा क्षेत्र है, जो 66.5 डिग्री से ऊपर होता है या 66.5 डिग्री से नॉर्थ में होता है, ध्रुव टुंड्रा क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र लगभग सालों भर वर्ष से आच्छादित रहता है। कभी कभी ग्रीष्म के सीजन में थोड़ा सा बर्फ़ पिघलता है, नहीं तो लगभग सालों भर बर्फ़ आच्छादित ही रहता है। ठीक है, इसमें एक वर्खोयांस्क क्षेत्र है जिसका पूरे विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान मापा जाता है। ठीक है, ये व्लादिवोस्टोक था जो कि रूस के पूर्वी क्षेत्र में है। ये अभी जो है टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाने वाला ये भी रूस का ही क्षेत्र है, वर्खोयांस्क। ठीक है, ये वर्खोयांस्क है, विश्व में
सबसे न्यूनतम तापमान यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पे -93 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ का तापमान होता है। ठीक है, तो जैसे बताया कि टुंड्रा क्षेत्र काफ़ी हिमाच्छादित होते हैं, सालों भर से हिमाच्छादित रहते हैं। केवल ग्रीष्म के समय में 1-2 महीने के लिए केवल वहाँ बर्फ़ पिघलता है, नहीं तो बर्फ़ आच्छादित ही रहता है। और इसके अतिरिक्त है ध्रुवीय क्षेत्र होता है, वो ध्रुव पे पूरे तरह से हिमाच्छादित ही रहते हैं, लगभग सालों भर हिमाच्छादन ही रहता है। ये हिमाच्छादन जो क्षेत्र है वो काफ़ी जैसे सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने से ऊपर या नीचे खिसकता भी रहता है। ठीक है, जिस समय ये सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों का काफ़ी विस्तार हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे की तरफ मतलब कि दक्षिणी भाग में थोड़ा खिसक जाता है, और जब जिस समय सूर्य उत्तरायण होता है या कर्क रेखा पर चमकते हैं तो ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से अंटार्कटिका में है जो पूरे ध्रुव के चारों तरफ बर्फ आच्छादित रहता है, अंटार्कटिका में भी रहता है और नॉर्थ पोल पर भी रहते हैं या उत्तरी ध्रुव पर भी रहता है, और इसका हमेशा विस्तार शिफ्टिंग होते रहता है। ये जो अभी हम लोग ये डिस्कस किए हैं लगभग ये एक आदर्श स्थिति के रूप में ही है। आदर्श स्थिति कहने का मतलब है कि जो अन्य कारकों की यदि प्रभाव नहीं पड़े तो एक आइडियल के रूप में, एक सांस के जैसे समानांतर दिख रहा है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच में फिक्स किया गया है, वो आदर्श स्थिति है। जबकि वास्तव में इतना फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, कम या ऊपर या नीचे जाता रहता है। और जो सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने से भी ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो जितने भी बेल्ट हैं धीरे धीरे ऊपर खिसक जाते हैं। ठीक है, ये भी 5 डिग्री से और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है या दक्षिणायन होने लगता है सूर्य, तो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये आइडियल स्थिति है, इसमें सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने से ये भी बेल्ट ऊपर या नीचे खिसकते रहते हैं। ठीक है, जो अगला हम लोग देखे थे कि एक तो देखे थे क्षैतिज वितरण के बारे में देखे थे। अब जो पृथ्वी का हम लोग देखते हैं कि तापमान के वितरण का ऊर्ध्वाधर वितरण किस ढंग से होता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण के यही होता है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ जाने पे तापमान में उतराव चढ़ाव किस ढंग से होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पे क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, उसके बाद से मध्य मंडल होता है। ठीक है, ताप मंडल होता है। ठीक है, इसमें भी तापमान के काफ़ी उतराव चढ़ाव होते रहे हैं। हालांकि जो तापमान वितरण का हम लोग को ज़्यादा महत्व क्षोभ मंडल के या अधिकतम समताप मंडल के नीचे का ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, या वार्षिक में उतराव चढ़ाव या जो मौसमी दशाओं का परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल से ही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वितरण में पूरे वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर वितरण देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ग्राफ में एक तरफ से ऊंचाई दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसका जो तापमान दिया हुआ है कि तापमान कितना बढ़ रहा है। यहाँ 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे किया गया है। 0 डिग्री से ये माइनस में है। ठीक है, 0 डिग्री 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके माइनस में आ रहा है, जबकि उधर से प्लस में हो रहा है। ठीक है, इसके 0 डिग्री से इधर वाले भाग में प्लस होते जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि सतह पर तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास यदि है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और समतापमान क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर लगभग यहाँ पे आकर के -80 डिग्री के आसपास तापमान हो गया है। ठीक है, यहाँ पर -80 डिग्री हो गया है, जिससे कि क्षोभ सीमा के निचली सीमा या निचली भाग या जो क्षोभ सीमा के सबसे ऊपरी बने स्तर होता है, यह उस पे ही है -80 डिग्री। ठीक है, तो समताप मंडल में उसके बाद जब समताप मंडल में जाता है तो धीरे धीरे वहाँ पे तापमान तो लगभग समान रहता है, थोड़ा सा बढ़ता रहता है। जैसे हम लोग इसमें फिगर में देख रहे हैं कि तापमान यहाँ तक हल्का सा बढ़ा है समताप मंडल में। इसके बाद समताप मंडल जो के ऊपर जो स्ट्रेटो पास होता है उसको पार करने के बाद से तापमान शीघ्रता से और कम होता है, और काफ़ी जो मध्य मंडल होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए कि मध्य मंडल होता है उसमें सर्वाधिक कम तापमान पाया जाता है। पूरे जितने भी तापमान मंडल हैं ऊपर से नीचे तक या मंडल हम लोग देख रहे हैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण, इसमें सर्वाधिक कम तापमान मध्य मंडल का ही होता है। ठीक है, मेसोस्फीयर में होते हैं, ये लगभग -100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और मध्य मंडल क्रॉस करने के बाद से जब तापमंडल में आता है तो तापमंडल में काफ़ी स्पीड से तापमान बढ़ता है। ठीक है, और 1000 डिग्री लगभग 500 किलोमीटर के आसपास लगभग तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
और उसके बाद से निरंतर बढ़ता ही रहता है। लगभग बहिर्मंडल में लगभग तापमान 5000 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा तापमान का ऊर्ध्वाधर मीटर। जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि इसको एक हम लोग पिछली बार क्लास में देखे थे कि क्षोभ मंडल में देखे थे कि समताप मंडल होता है क्षोभ मंडल में, जो एक सामान्य ताप ह्रास दर से तापमान बढ़ता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जिस तापमान मतलब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पे। ठीक है, इसको सामान्य ताप ह्रास दर की संज्ञा देते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में इसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो क्षोभ मंडल में होते हैं इसी दर से धीरे धीरे तापमान ऊंचाई के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। कभी कभी इसमें डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कि हम लोग ताप विलोमता के रूप में उसको देखते हैं। अगले क्लास में उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ताप विलोमता होता क्या है। तो कभी कभी ये कुछ कारणों से परिवर्तन हो जाते हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। कल देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।